हमारा टॉपिक चल रहा है 10वीं कक्षा संस्कृत विषय का व्याकरण में संधि। ठीक है, जिसके हमने पहले 3 वीडियो में अच संधि को पढ़ा है। जो हमारे 10वीं क्लास के पाठ्यक्रम में अच संधि यानी स्वर संधि के 5 भाग उसमें दिए गए हैं। ठीक है, अच संधि के कितने हैं हमारे सिलेबस में? 5। और अब दूसरी जो हमारी संधि है वो है व्यंजन या हल संधि। संस्कृत में जिसे हम बोलते हैं हल संधि, और हिंदी में बोले तो व्यंजन संधि। व्यंजन संधि संस्कृत व्याकरण में व्यंजन संधि को हल संधि कहते हैं। ठीक है, अब देखिए व्यंजन संधि कहते किसे हैं? व्यंजन संधि कहते किसे हैं? किसे कहते हैं? जब किसी हल वर्ण के बाद हल वर्ण के साथ किसी स्वर या व्यंजन वर्ण का मेल हो तो वहाँ व्यंजन संधि होती है। तो वहाँ व्यंजन संधि होती है। देखिए व्यंजन संधि किसे कहते हैं? जब किसी हल वर्ण के साथ किसी स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण का मेल हो तो वहाँ व्यंजन संधि होती है। देखिए अब ये जो हमारी हल संधि है इसमें 3 स्थितियां हमें प्राप्त होती है। कितनी स्थितियां प्राप्त होती है? 3। कौन सी? जैसे हल प्लस अच क्या बनेगा? हल संधि। क्या होगी? हल संधि। दूसरा हल प्लस हल यानी व्यंजन के बाद व्यंजन, तो भी हमारी कौन सी संधि होगी? हल संधि या व्यंजन संधि। तीसरी स्थिति हमारी होती है अच प्लस हल, यानी पहले स्वर हो और बाद में व्यंजन हो तो भी हमारी कौन सी संधि होगी? हल संधि। कौन सी संधि होगी? हल संधि। तो ये देखिए इस प्रकार से व्यंजन संधि में हमें ये 3 स्थितियां प्राप्त होती हैं। कितनी स्थितियां प्राप्त होती हैं? 3। कैसे पहचान करेंगे? दोनों तरफ जहां पर संधि हो रही है वहां पे पूर्व पद और उत्तर पद, दोनों पदों के यहाँ या फिर यहाँ क्या मिलेगा हमें? कोई भी व्यंजन वर्ण मिलेगा। अगर दोनों में व्यंजन नहीं है तो वो स्वर संधि होगी, सीधी सी बात है। लेकिन अगर किसी भी तरफ, दोनों में से एक तरफ, किसी भी तरफ हमें व्यंजन प्राप्त हो रहा है, हल वर्ण प्राप्त हो रहा है, तो वहां पर हमारी व्यंजन संधि मानी जाती है। ठीक है, चलिए इसको उतार लीजिए। आगे अब हम जो हमारे संधि के भेद हैं व्यंजन संधि के, वो देखते हैं कि व्यंजन संधि के हमारे सिलेबस में, वैसे तो जो ये हल संधि है इसके संस्कृत में मुख्यतः 7 भेद होते हैं। मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 7 भेद होते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारी पाठ्यक्रम है उसमें हल संधि के 3 भेद हमारे पाठ्यक्रम में शामिल हैं। हल संधि के कितने भेद शामिल हैं? 3। वो हम देखेंगे कौन से हैं। 3 भेद। पहला है जसत्व संधि। कौन सा? जसत्व संधि।
ठीक है, एक भाग तो ये संधि का हल्का भेद हमारे है कौन सा, जसत्व संधि। ठीक है, दूसरा जो भेद है हमारे सिलेबस में वो है अनुस्वार संधि। दूसरा भेद हमारा कौन सा है, अनुस्वार संधि। और तीसरा जो हमारा है हर संधि में वो है परस्वर्ण संधि। तीसरा कौन सा है हमारा, परस्वर्ण संधि। तो ये तीन जो संधि के भेद हैं आपके सिलेबस में है, कौन सा, नंबर 1 जसत्व संधि, नंबर 2 अनुस्वार संधि, नंबर 3 परस्वर्ण संधि। तो इन तीनों संधि के भेदों को हम क्रम से पढ़ेंगे जो हमारे 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं हमारा जो पहला भेद है कौन सा है, जसत्व संधि। पहला कौन सा है, जसत्व संधि। ठीक है, देखिए इसके लिए संस्कृत में सूत्र आता है झलां जसो अन्ते। क्या आता है, झलां जसो अन्ते। ठीक है, अब देखिए ये सूत्र क्या कहता है, पदा अन्ते झलां सु जस स्या। क्या कहता है, पदा अन्ते झलां जस से। देखिए इसको यहाँ पे हम लिख देते हैं, पदान्ते झलां जस शु। यानी पद के अंत में जो झल वर्ण है उसको जस वर्ण में बदल दिया जाता है। जस वर्ण अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण होता है। जो हमने प्रत्याहार पढ़े थे स्टार्ट में, पहले वीडियो में जब हमने शुरू किया था महाश्वर सूत्रों से हमने प्रत्याहार बनाने के जो नियम देखा था, तो उससे हमें पता चलेगा कि जल जो प्रत्याहार है उसमें कौन से वर्ण आएंगे और जो जस प्रत्याहार है उसमें कौन से वर्ण आएंगे। ठीक है, तो देखिए इस सारणी के द्वारा हम समझ सकते हैं कि जल वर्ण में कौन से प्रत्याहार आते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक सारणी बना के लिख लेंगे हम। जल वर्ण कौन से होंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे सपर्श व्यंजन। जो हमारे कैसे मैथक व्यंजन है सपर्श व्यंजन, वो सारे के सारे जल में आते हैं। और दूसरे तीनों श, स, ये किसमें आएंगे, जल वर्ण में। और एक है, ठीक है, तो चलिए हम इन जल वर्णों को यहाँ पर लिख लेते हैं। कैसे लेकर क, ख, ग, घ, और है को भी हम यही लिखेंगे। ठीक है, क्यों लिखेंगे वो एक बार लिख लेते हैं, फिर बताते हैं कि यहाँ पे हमने है को क्यों लिखा है। ठीक है, क्या ये है वर्ण। ठीक है, अब आपको शायद सही से लिखेगा। क, ख, ग, है, ज, छ, ज, झ, और इसके साथ श, ट, ठ, ड, ढ, और ये मूर्धन्य श, त, थ, द, ध, और ई, प, फ, ब, भ। ठीक है, अब देखिए ये हमारे क्या हो गए, सारे के सारे झल वर्ण हो गए। ठीक है, ये क्या हो गए, झल वर्ण हो गए। कौन से झल वर्ण, क, ख, ग, घ, यानी प्रत्येक वर्ग के चारों वर्ण और उसके अंतिम पंचों वर्ण को हमें छोड़ देना है। प्रत्येक वर्ग का क्या होगा, 4 वर्ण, पहले 4 वर्ण क, ख, ग, घ,
च छ ज झ ट ठ ड ढ त थ द ध प फ ब भ। हर वर्ग का अंतिम वर्ण हमने छोड़ दिया क्योंकि वो झ वर्ण में शामिल नहीं है। जब प्रत्याहार पढ़ा था तब पढ़ा था ना कि अंतिम जो वर्ण है उसको हम छोड़ देंगे, ठीक है। उसके साथ साथ में तीनों स श श और है, ये है यहाँ पे हमने इसलिए लिखा है, वैसे तो बाद में आता है स जो हम वर्णमाला पढ़ते हैं, लेकिन है हमने यहाँ पर इसलिए लिखा है क्योंकि जब हम संधि करते हैं तो वर्ग के तीसरे अक्षर को जैसे क है इसे हम ग के साथ साथ है में भी बदल और है को ग में ही बदलेंगे, ठीक है। वो हम कैसे बदलेंगे उदाहरण के माध्यम से अभी समझेंगे, ठीक है। इसके बाद हम जस वर्ण देखते हैं। जस वर्ण, जस वर्ण, जस वर्ण कौन से होते हैं? जस वर्ण जो हमने प्रत्याहार में पढ़े थे, अपने वर्ग का तीसरा वर्ण, अपने वर्ग का तीसरा वर्ण। देखिए यहाँ पे हर वर्ग में तीसरा वर्ण कौन सा है? वही होता है जस में, जैसे ग ज, ये ऐसे होगा, ठीक है। ज, फिर ये द द और यहाँ पे ये ब, ठीक है। इस प्रकार से हमको इन वर्णों को बदलना है। ये सारणी आप या तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसको अपनी नोटबुक में उतार लेना। क्यों? क्योंकि जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझने में क्या होगी? आसानी होगी, ठीक है। समझ में आ गया ना कि यदि किसी पदांत में इनमें से कोई वर्ण हो, पदांते झलाम जस सु, यदि इनमें से कोई वर्ण हो पद के अंत में, ठीक है, और बाद में कोई व्यंजन या स्वर वर्ण हो, तो इन वर्णों को इन्हीं के वर्ग के तीसरे वर्ण में बदलना है। जैसा हमने आगे लिखा है, इन्हीं के वर्ग के तीसरे वर्ण में बदलना है। इन पांचों में से कोई वर्ण हो, बदलना हमें इस तीसरे वर्ण में ही है, ठीक है। यह आपने शायद उतार लिया होगा। इनको हम थोड़ा सा हिंदी में खोल के लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे देखिए, इसको मैं साफ कर देती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको भी साफ कर देते हैं, ठीक है। शायद आपने उतार लिया होगा। यहाँ पे लिखेंगे समझने के लिए, अर्थात यदि पद के अंत में, यदि पद के अंत में कोई, पद के अंत में कोई झल वर्ण, झल वर्ण कौन से हैं वो मैंने आपको सारणी में बता दिया, ठीक है। तो आप समझ जाएंगे, अब सभी वर्ण लिखने की हमें जरूरत नहीं है, आप झल वर्ण से ही समझ जाएंगे कि कौन से वर्ण इसमें शामिल होंगे। तो क्या है? अर्थात यदि पद के अंत में कोई झल वर्ण हो, तो झल वर्ण हो तो संधि करने पर, संधि करने पर, पद के अंत में कोई झल वर्ण हो तो संधि करने पर उसे उसी वर्ग के जस वर्ण या वर्ग का तृतीय वर्ण, ठीक है। क्या लिखेंगे? उसी वर्ग के जस का मतलब वर्ग का तीसरा वर्ण में बदल दिया जाता है। उसे उसी वर्ग के जस अर्थात वर्ग के तृतीय वर्ण में बदल दिया जाता है, तृतीय वर्ण में बदल दिया जाता है, ठीक है। इसको अपनी नोटबुक में आप उतार लीजिए। अब हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से इस संधि को
समझेंगे। ठीक है, चलिए उदाहरण देखिए, जैसे वागीशर, वागीशर, यहाँ पे देखो जैसे धन ईशर, वाक धन ईशर, क्या बनेगा? वागीशर, वागीशर, वाक धन ईशर। देखिए यहाँ पे हमारी हल संधि बन रही है, क्यों? क्योंकि इधर क्या है? का व्यंजन है, ये हलंत, ठीक है ना? ये जो हलंत लगा हुआ है इसका मतलब क्या है कि इस व्यंजन वर्ण में कोई भी स्वर नहीं है, क्योंकि हमें पता है सभी व्यंजन वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, उच्चारित होते हैं। तो यहाँ पे ये हलंत है, इसका मतलब है कि इस क वर्ण में कोई भी स्वर वर्ण नहीं है। तो ये व्यंजन संधि हो गई, क्योंकि यही कहता है कि पद के अंत में कोई व्यंजन वर्ण हो और उसके बाद में कोई भी स्वर वर्ण आए, व्यंजन वर्ण आए, तो वहां पे व्यंजन संधि होती है। ठीक है, अब हमने जो अभी संधि पढ़ी थी जसत्तुर, उसका जो नियम लिखा था, पहचान लिखी थी, उसमें क्या लिखा था कि यदि पद के अंत में झल वर्ण, और झल वर्ण में क ख ग ख क वर्ण हमारा था, और बाद में क्या हो? अच स्वर, तो क्या करेंगे? उस क वर्ण के तीसरे वर्ण में, जस वर्ण में, मतलब इस क के वर्ग के तीसरे वर्ण में, देखिए जब हम क के वर्ण पढ़ते हैं, क वर्ण में कौन से आते हैं? क, ख, ग और ये ख। ठीक है, और हमें किस में बदलना है? क को वर्ग के तीसरे वर्ण में, तो किस में बदलेंगे? वा, ग, और ये आगे हमारा है ईशा। ठीक है, क्योंकि क वर्ग का तृतीय वर्ण क्या बनता है? ग, और इसको हमने ग में बदल दिया है, तो क्या हो जाएगा? वाग धन ईशा। और जब इसको संधि करके लिखेंगे, वाग धन ईशा को संधि करके लिखेंगे, तो ये क्या बन जाएगा? वागीशर। देखिए बन गया ना, वागीशर। ठीक है, अपने वर्ग के तृतीय वर्ण में हमें बदलना है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, और देखिए जैसे दूसरा उदाहरण है, अच प्लस अंतर, अच प्लस अंतर। ये देखिए हलंत है, इसका मतलब ये व्यंजन वर्ण है और उसके बाद में कोई स्वर आ रहा है, तो यहाँ पे हमारी व्यंजन संधि बनेगी। क्या बनेगी? अ, च, और ये ए आ गया बाद में स्वर, और ये च वर्ण, तो किस में बदलना है हमें? तृतीय वर्ण में, च, छ, ज और झ, है ना? च वर्ण ऐसे ही है ना, च, छ, ज, झ। तो जब हम च को उसी के वर्ग के तृतीय वर्ण में बदलेंगे, तो क्या बनेगा हमारा? ज। किस में बदलेंगे? ज में। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? ए, ज, और ये बाद में अ, है ना? और जब हम इसको जोड़ के लिखेंगे तो क्या बनेगा? अजंत, अजंत। देखिए क्योंकि ये जो स्वर है आ जाएगा, और ये ए, ज, और आगे हमारे पास ये पद बचता है, तो अजंत। देखिए सिद्ध हो गया कि अच प्लस अंत अजंत, अच प्लस अंत अजंत। ठीक है, चलिए हम अगला उदाहरण देखते हैं। दूसरा, सड प्लस आनन। क्या देखेंगे? सड प्लस आनन। ठीक है, अब देखिए ये क्या है? यहाँ पे ड है, व्यंजन वर्ण आ रहा है और बाद में क्या आ रहा है? हमारा स्वर। तो ट वर्ग का है ये, ट, ठ, ड और ये ढ। किस में बदलेंगे? कोई भी वर्ण हो इधर उस वर्ग के तृतीय वर्ण में हमें बदलना है, तो जैसे स, ड में बदल देंगे, और ये आनन। ठीक है, और जब ये आ इसमें मिलेगा तो ये क्या बन जाएगा? सडान। क्या बनेगा? सडान, सडान।
ठीक है। और देखिए उदाहरण, चित धन रूपम, चित धन रूपम क्या बनेगा जब हम इसकी संधि करेंगे? चिद्रूपम, चिद्रूपम। देखिए कैसे बनेगा ये, यहाँ पे हमारा व्यंजन वर्ण है त, हलंत त है, इसका मतलब इसमें कोई स्वर नहीं है, व्यंजन वर्ण है, और बाद में भी हमारा व्यंजन वर्ण है। तीन स्थितियां हमने पढ़ी थी कि व्यंजन संधि में तीन स्थितियां बनती है, या तो व्यंजन के बाद स्वर होगा, या तो स्वर के बाद व्यंजन होगा, या तो व्यंजन के बाद व्यंजन होगा। यानी जहाँ पे संधि हो रही है दोनों में से किसी भी एक तरफ हमारे पास व्यंजन वर्ण होगा। और यहाँ पे हमारे पास व्यंजन वर्ण है त, और तय वर्ण कैसे है? त, थ, द और ये ध। संधि क्या कहती है कि झल वर्ण को जस वर्ण यानी उसी वर्ग के तृतीय वर्ण में हमें बदल देना है। तो तय को हम किसमें बदलेंगे? द में। किसमें बदलेंगे? द में। और आगे हमारा क्या है? रूपम। और जब हम इसको संधि करके लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा? चिद्रूपम, चिद्रूपम। ठीक है। और देखिए जैसे वा प्लस दानम, ठीक है। यहां पर भी देखिए व्यंजन वर्ण के बाद व्यंजन वर्ण आ रहा है तो हमारी कौन सी संधि होगी? कौन सी संधि होगी? हल संधि, जसत्व हल संधि। तो इसको तृतीय वर्ण बनेगा ये वा दा न, वा दा न। ठीक है, ये शायद आपको समझ में आ गई। हल संधि का हमने एक भेद पढ़ा, जसत्व संधि। अब दूसरा पढ़ते हैं अनुस्वार संधि। कौन सा पढ़ेंगे? अनुस्वार संधि। ठीक है, अनुस्वार संधि। देखिए ये हमारी जो अनुस्वार संधि है ये क्या कहती है? इसका सूत्र है हमारी संस्कृत व्याकरण में मो अनुस्वारः, मो अनुस्वारः। क्या मतलब है? पदान्ते में अनुस्वारस्य। क्या कहता है ये सूत्र कि पदान्ते पदस्य अनुस्वार, मा अंतस्य पदस्य अनुस्वार। ठीक है। अर्थात यदि किसी पद के अंत में, अर्थात यहां पे लिख लीजिए, अर्थात यदि पद के अंत में मैं वर्ण, कौन सा वर्ण हो? मैं। कौन सा वर्ण होगा? मैं। यदि पद के अंत में मैं वर्ण आए और उसके बाद कोई हल वर्ण या व्यंजन वर्ण, हल को व्यंजन बोलते हैं, हल वर्ण आए तो मैं को अनुस्वार हो जाता है। मैं को अनुस्वार हो जाता है। ठीक है। क्या कहती है अनुस्वार संधि? यदि पद के अंत में मैं वर्ण आए और उसके बाद कोई हल वर्ण आए तो मैं को अनुस्वार हो जाता है। ठीक है। इसे हम सारणी के माध्यम से देख लेते हैं। जैसे सारणी में कैसे समझेंगे इसको? पद के अंत में मैं, क्या होगा? पद के अंत में मैं,
और बाद में क्या होगा, हल वर्ण। बाद में क्या होगा, हल वर्ण। तो क्या करेंगे, मैं को किस में बदल देंगे, अनुस्वार। मैं को किस में बदल देंगे, अनुस्वार। ठीक है, ये सारणी आप उतार लेना जरूर, क्योंकि जब आप पूरा नियम पढ़ के इसको देखेंगे और रिवाइज करेंगे तो आप इतने में ही इसको समझ जाएंगे कि मैं के अगर अंत में है और बाद में कोई हल वर्ण है तो उसे हमें अनुस्वार में बदलना है। ठीक है, इसके अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे अहम गच्छामि। अहम गच्छामि, जैसे अहम धन गच्छामि। ठीक है, क्या कहती है संधि कि पद के अंत में मैं हो और बाद में कोई व्यंजन वर्ण हो तो उस मैं को हमें क्या करना है, अभी लिखा था सारणी में, अनुस्वार करना है। क्या करना है, अनुस्वार करना है। तो ये क्या बन जाएगा, जब हम इसको अनुस्वार करेंगे, अहम गच्छामि। बाद वाले पद को हमें बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं करना है, यूं का यूं लिखना है, अहम गच्छामि। अहम गच्छामि, अहम गच्छामि। दूसरा देखिए, सत्यम, सत्यम वद। सत्यम वद, जब हम इसका संधि करेंगे तो क्या बनेगा, सत्यम वद। कुछ भी नहीं करना है, केवल अंतिम मैं वर्ण को अनुस्वार में बदल देना है। क्या हो गया, कुछ भी नहीं करना है, केवल जो अंतिम मैं वर्ण है उसको किस में बदल देंगे हम, अनुस्वार में। और देखिए जैसे उदाहरण, त्वम धन पठसी। त्वम पठसी, जब हम इसको यहाँ पे मैं है हमारे पास और बाद में क्या है, हल वर्ण है, तो क्या करेंगे, इसको अनुस्वार में बदल देंगे। किस में बदलेंगे, अनुस्वार में। तो त्वम पठसी, क्या बन जाएगा ये, त्वम पठसी। और देखिए जैसे धर्मम चर। धर्मम चर, यहाँ पे संधि हो रही है और मैं के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, व्यंजन वर्ण। तो क्या करेंगे, बस कुछ भी नहीं करेंगे, इसको कर देंगे अनुस्वार। क्या कर देंगे, अनुस्वार। तो ये क्या बन जाएगा, धर्मम चर। क्या बन जाएगा, सॉरी, धर्मम चर, है ना। बीच में से हमें ये सिर्फ जो धन का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, वो हटा देना है, मैं को अनुस्वार कर देना है। तो ये हमारा बन जाएगा अनुस्वार संधि का उदाहरण, धर्मम चर। ठीक है, और देखिए जैसे स्वयं वरः। स्वयं वरः, स्वयं धन वरः। ये देखिए मैं के बाद में क्या आ रहा है, हमारा व्यंजन वर्ण आ रहा है। पद के अंत में मैं है और बाद में क्या है, व्यंजन वर्ण। तो इस मैं को हमें क्या करना है, अनुस्वार में बदल देना है। किस में बदल देना है, अनुस्वार में। तो ये क्या बन जाएगा, स्वयं वरः। क्या बन जाएगा, स्वयं वरः। ऐसे ही अनुस्वार संधि के चाहे जितने भी उदाहरण हो सभी ऐसे ही बनेंगे। चाहे कोई भी पद हो और उसके अंत में मैं है और बाद में क्या है, व्यंजन वर्ण, तो क्या हो जाएगा, हमारा पूरा का पूरा जो वर्ण है वो किसमें बदल जाएगा, अनुस्वार में बदल जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम इस संधि का तीसरा भेद देखते हैं जो हमारा था परसवर्ण। परसवर्ण संधि। परसवर्ण
संधि। ये क्या कहता है? इसका सूत्र है अनुस्वारस्य यही परस्वर्ण। अनुस्वारस्य यही पर स्वर्ण। ठीक है, ठीक है। इसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।